हाल ही में आईसीएमआर की एक स्टडी के अनुसार इंडिया में ऑलमोस्ट 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित। इसके अलावा भी इस स्टडी में ये देखा गया कि इंडिया में परसिस्टेंटली जो भी आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गई, हाइपरटेंशन, ये सभी बीमारियां आखिर बढ़ते जा रही हैं। मज़ेदार बात यह है कि इन सभी बीमारियों को हम रिच मैन्स डिजीज बोलते हैं, और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद भी एक बड़ा चंक जो है इन डिजीज का रखता है। तो इस सेशन में आखिर हम समझेंगे कि ये आखिर बीमारियां कैसे इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट हो रही हैं। हम अब गौरतलब ये भी है कि हाल के कुछ वर्षों में ये भी देखा गया है कि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा मौत हो रही है। तो आखिर ये सभी समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है और आगे और क्या करने की ज़रूरत है। चाणक्य यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इस स्टडी में ऑलमोस्ट 1,13,000 लोगों का सैंपल जो है वो आपका आईसीएमआर ने दिया और 31 स्टेट में ये सर्वे कराया गया, जिसमें कि ये एक तरह से रिजल्ट सामने आया। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कि भाई आखिर ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, जो रिच मैन डिजीज हम इसको बोलते हैं, वो आखिर क्या होती है। तो ये जो भी एनसीडीज हैं इनको हम लोग क्रोनिक डिजीज भी बोलते हैं। क्रोनिक का मतलब ये है कि ये एकदम से नहीं होंगी, इनका जो आप सिम्टम देखोगे या फिर ये इनका जो इफेक्ट है वो काफ़ी लंबे पीरियड के बाद देखने को मिलता है। ये क्रोनिक डिजीज होती है और ये लंबे समय तक चलती भी, इनका इलाज भी लंबा चलता है। क्लियर है। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स से होती हैं, सिर्फ किसी एक फैक्टर से नहीं होंगी। जेनेटिक उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। जनरली ये देखा गया है कि जिनके भी माता पिता को ब्लड शुगर होता है उनको ब्लड शुगर होने की संभावना होती है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ उनको हो जाएगा, लेकिन इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। जिनको भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है, जैसे कि हाइपरटेंशन वगैरह हो गया, अरे ब्लड प्रेशर हो गया, या फिर आप ब्लॉकेज कह लो, तो उनके बच्चों में भी ये खतरा होता है कि उनको ये समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो जेनेटिक एक बहुत बड़ा रोल वहाँ पे आया है जेनेटिक्स का। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल रोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, आपका बॉडी का फिजियोलॉजी कैसा है ना। आप ओबेस तो नहीं हो, मतलब मोटे नहीं हो, और आप कैसा खाना खा रहे हो, ठीक है, आपका बिहेवियरल फैक्टर कैसा, आप कितने स्ट्रेस में रह रहे हो। तो ये सभी फैक्टर जो है जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और बिहेवियरल फैक्टर्स जो है मिल करके एक तरह से क्रोनिक ये डिजीज जो है एनसीडीज, इनका डेवलपमेंट करती। जो मेन टाइप्स है एनसीडीज का आप देखोगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, उसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज मैं बता ही रहा हूँ। इसके अलावा कैंसर होता है, एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं इसको, ठीक है, सीओपीडी। और इसके अलावा डायबिटीज एक बहुत बड़ा बीमारी इसमें होता है। क्लियर है। तो हम बात करेंगे कि भाई आखिर इसके कॉज क्या है। ये जो एनसीडीज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल्ड है इंडिया जैसे एक डेवलपिंग कंट्री में, जहाँ की लोग काफ़ी ज़्यादा फिजिकली काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आखिर फिर क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है कि एनसीडीज का फिर भी राइज है। सबसे पहला कि लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन अब लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उनका लाइफ स्टाइल सीडेंट्री हो गया है। जो फिजिकल एक्टिविटी है काफ़ी हद तक कम हो गई है। खास करके आप अर्बन एरिया में आओ, जो भी हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है लोगों का काफ़ी बदलाव आया है, खास जब से सर्विस सेक्टर का डोमिनेंस बढ़ा। ठीक है, सर्विस सेक्टर में क्या हुआ कि लोग कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, इन सभी पे बैठ करके काम करने लगे। उनका एक तरह से जो फिजिकल मूवमेंट है वो काफ़ी तरीके से क्या हुआ, बंद हो गया। तो ये सीडेंट्री लाइफ स्टाइल आई, इसके चलते क्या हुआ कि इन बीमारियों का प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा देखा गया। इसके अलावा टोबैको, सिगरेट्स, पान मसाला, गुटखा, ये सभी जो प्रोडक्ट है, इनके यूज के चलते भी ये सभी बीमारियों का क्या हुआ है, बढ़ी है। अनहेल्दी डाइट का मेरा मतलब ये है कि जो भी आपकी फास्ट फूड है, चाइनीज फूड है, और इनमें खास करके जो वाइट आप प्रोडक्ट कह लो, जैसे कि वाइट राइस हो गया, शुगर हो गया, रिफाइंड शुगर हो गया, तो इन सभी का जो सेवन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और इसके चलते भी समस्याएं उत्पन्न हुई। जेनेटिक्स में आपको बता रहा था कि जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिसके भी माता पिता को ये समस्याएं हैं एनसीडी, वो काफ़ी हद तक ये देखा जाता है कि ट्रांसफ़र करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। पॉल्यूशन आप कह लो, मेजरली इसमें एयर पॉल्यूशन है, जिसके चलते रेस्पिरेटरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो मैं सीओपीडी की बात कर रहा था,
ठीक है, जो पल्मोनरी डिजीज है। या फिर आप कह सकते हो इसके अलावा जो पॉल्यूशन के चलते आपका जो फ्री रेडिकल्स हैं वो भी कैंसर करवा सकते हैं। पॉल्यूशन जो होता है एयर पॉल्यूशन, उसमें फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं और उनके चलते सेल डिवीजन में इशू होता है और उसके चलते कैंसर भी। तो ये सारे प्रोमिनेंट रीजन है। इसके अलावा मैं बता रहा था कि फिजिकल इनएक्टिविटी है, ओबेसिटी है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लोगों का, जो वेजिटेबल और फ्रूट का इंटेक्ट है वो काफ़ी कम हो गया है, जो ब्लड ग्लूकोज है वो आपका बढ़ा रहता है, अल्कोहल जो है उसका सेवन जब लोग करते हैं, टोबैको यूज मैंने बताया ही, और हाई बीपी, ये सारे भी फैक्टर्स हैं जो सबके सब मिल करके एनसीडीज को बढ़ाते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को बढ़ाते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं कि आखिर जो ये एनसीडीज हैं उनका प्रभाव क्या रह रहा है। इंसिडेंट जरा देखते हैं। तो हर साल आप देखोगे लगभग 17 मिलियन लोग, ठीक है, 17 मिलियन लोग 70 साल के जो कम होते हैं उनकी मौत जो है एनसीडीज के चलते होती है। काफ़ी ग्लेयरिंग फैक्ट है, कितना बड़ा ये मतलब डेटा है। इसके अलावा इसमें 86% से जितने, ये गौर करने वाली बात तो यही है कि ये जो डेथ्स हो रही हैं इनमें जो 86% लोग हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के हैं। और मजेदार बात ये है इसमें काफी कि ये जो लो और मिडिल इनकम कंट्री के लोग हैं इनके पास पैसा ही नहीं है कि ये फाइट कर पाए एनसीडीज से। अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गई, गलती से बाईपास सर्जरी बोल दिया डॉक्टर, तो इन सभी देशों में जो लोग रह रहे हैं उनके पास ये पैसा ही नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाईपास सर्जरी, स्टेंट नहीं लगवा सकते हैं अगर हार्ट में ब्लॉकेज हो गया तो यही आयरनी है कि ये जो समस्याएं हैं एनसीडीज वाली, ये इन सभी देशों में ज्यादा प्रिवेलेंट अभी हो रही है। इसके बाद से अगर आप देखिएगा कि हर 2 सेकंड में 70 साल के कम्र का एक व्यक्ति जो है वो एनसीडी के चलते उसकी मौत, ठीक है। और ये जो भी 86% मैंने फिर से बोला, ये डेथ जो है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में हर 2 सेकंड में। इसके अलावा आप देखोगे कि ग्लोबली देखोगे जो 3 डेथ्स हो रही हैं, 3 अगर डेथ हो रही है तो एक उसमें डेथ जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के साथ। एनसीडीज कितना बड़ा एक में जो डेथ हो रहा है उसमें अपना हिस्सा रख रही हैं, ये आप देख करके डेटा समझ। अब देखो ये रिसेंटली जो आईसीएमआर की रिपोर्ट आई थी उसमें क्या क्या आपका कुछ डेटा सामने आया। डायबिटीज से जो लोग पीड़ित हैं उनकी संख्या है लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा, 10.101 मिलियन, ठीक है। लेकिन प्री डायबिटिक क्या होते हैं कि अगले 5 से 10 सालों में ये फिर से डायबिटीज के पेशेंट बन जाएंगे, उनकी संख्या आप देखोगे तो वो भी लगभग 13-13.5 करोड़ से ज्यादा। तो आप समझो कि अगले 5 साल 10 साल में ये और डायबिटीज के पेशेंट ऐड होने वाला है। तो कितना बड़ा ये दोनों मिल करके एक तरह से क्या कर रहा है, संख्या बढ़ा रहा है डायबिटिक पेशेंट्स की। और ये जो डायबिटीज है ये बीमारी बस डायबिटीज पे ही सीमित नहीं रहती है, क्योंकि उस जो भी पर्सन को डायबिटीज होता है उसको आगे चल के और भी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। किडनी का समस्या हो जाता है, किडनी फेल हो सकता है उसका, इसके अलावा हार्ट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो डायबिटीज जो हमें छोटी सी बीमारी उस समय दिखती है वो धीरे धीरे क्या करती है कि एक दीमक की तरह होती है और पूरे शरीर को खोखला, तो ये काफी थ्रेटनिंग बीमारी है। इसके अलावा हाइपरटेंशन देखोगे 315 मिलियन, ठीक है। इसके अलावा ओबेसिटी आप देखोगे, ओबेसिटी लोग बहुत ही कैजुअली लेते हैं मोटापा को, लेकिन काफी खतरनाक प्रॉब्लम है, इसके चलते ये सारी समस्याएं हो रही हैं, ठीक है। तो ओबेस जो है वो ऑलमोस्ट 254 है मिलियन। इसके अलावा 351 मिलियन जो है एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है, जिनका खून निकला हुआ होता है। और जो हाइपर कोलेस्ट्रोल जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वैसे लोग 213 मिलियन है। तो देखोगे कि ये बहुत ही एक दिखा रहा है डेटा कि भाई एनसीडीज कैसे हमारे हर तरीके से पेनिट्रेट कर चुके हैं अपने देश में। अब बात करेंगे कि भाई आखिर क्या किया गया इसके लिए, एनसीडीज के रोकथाम के लिए आखिर क्या किया गया। तो सबसे पहले एक एजेंडा आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें जितने भी हेड ऑफ स्टेट थे गवर्नमेंट के, उन्होंने बोला कि भाई एम्बिशियस नेशनल रेस्पॉन्स की जरूरत है। मतलब आप नेशनल लेवल पे कुछ ऐसी पॉलिसीज या स्कीम ले करके आओ जिससे कि हम हर तरीके से जो है एनसीडीज को रोक सकें, ठीक है। और 2030 तक ये बोला गया कि जो इंसिडेंसेस हैं प्री मेच्योर
मोर्टेलिटी को उसको 1/3 करना है। मतलब अगर मान लो कि लगभग 100 डेथ्स हो रही हैं, उसको 33 डेथ्स पे ला करके क्या करना है, रोकना है। ठीक है, इसमें ये टारगेट रखा गया डेवलपमेंट गोल 3.4। ठीक है, नेशनल लेवल पे आप ऐसी पॉलिसी बनाओ कि जो डेथ की संख्या है उसको कम किया जा सके। सबसे पहले तो ये बोला। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इसने बोला कि भाई WHO का जो ग्लोबल एक्शन प्लान है, जो ग्लोबल एक्शन प्लान है एनसीडीज को रोकने के लिए 2013 से 20 तक, उसको 2030 तक क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया गया। और जो रोड मैप है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोला गया, जो रोड मैप 2023 का था 2030 तक, कि इसको जो है हर हाल में प्रिवेंट और कंट्रोल। तो दो लेवल पे बात हुई। पहला तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक तरह से सेट किया गया कि भाई इंसिडेंसेस जो है 1/3 करना है। इसके अलावा जो ये आया हुआ था ऑलरेडी प्लान WHO का, उसको क्या कर दिया गया भाई कि एक्सटेंड कर दिया गया। जो 2020 तक था उसको और 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिसमें कि ये टारगेट रखा गया कि जो इंसिडेंसेस है एनसीडीज को उसको रोका जाए। क्लियर है? तो ये ग्लोबल लेवल पे बातचीत अभी हो रही है। इसके अलावा आप देखोगे कि यही जो आई हुई थी कि इसमें क्या कर सकता है ग्लोबल लेवल पे चीजें, कि 60 जो कंट्री मिल करके, 4 रीजनल नेटवर्क, 120 पार्टनर मिल करके इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई उनको एनसीडीज को कैसे कंट्रोल करना है। सबसे पहले कैंसर के इसमें थोड़ी बहुत बातचीत की गई है। इसके अलावा जो भी नेटवर्क हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की बातचीत की गई है। जो अर्ली वार्निंग, जो अर्ली डिटेक्शन होता है, एक तरह से अर्ली वार्निंग, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, अर्ली डिटेक्शन हो जाए आपका कैंसर वगैरह का। तो कुछ कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे आप कैंसर के लिए ही ये वाला स्लाइड है कि कैंसर को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो। और हाल ही में ये भी देखा गया है कि कैंसर के प्रिवेंशन में काफ़ी हद तक हमने सफलता भी पाई है। ये जो कंबाइंड एफर्ट है, ठीक है, क्योर का, उसमें ये सभी निर्णय, ठीक है। अब गौर से देखो कि हम थोड़ा बहुत हमने ग्लोबल लेवल पे देखा, अब हम नेशनल लेवल पे क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज या स्ट्रोक, जिसको हम लोग बोलते हैं NPCDCS, ये जो है एक प्रोग्राम हम लेकर के आए इन सभी बीमारियों के रोकथाम के लिए। इसके अलावा हम जो है क्या किए, टर्शियरी केयर जो कैंसर फैसिलिटी है, ठीक है, ये एक स्कीम लेकर के आए, जिसमें कि स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हम लोगों ने खोला, ठीक है। और टर्शियरी केयर सेंटर्स जो है वो खोले डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में कैंसर से फाइट करने के लिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हम लोगों ने जो है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काफ़ी जो है कोशिश करी है कि भाई हम जो है फाइट कर सके कैंसर को। ऑन्कोलॉजी मतलब यहाँ पे कैंसर से लड़ने वाला डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था कि NPCDCS जो है, जो ये प्रोग्राम है, इसके तहत हम लोगों ने जो है 36 स्टेट को रोक किया, ठीक है, और ढेर सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको रोक किया कि भाई कैसे ये सभी चीज़ें एक साथ मिल करके, जो कैंसर है, डायबिटीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, उनको कैसे फाइट किया जाए। अब गौर से देखो कि इसके अलावा भी हम लोगों क्या ले आए, एक अमृत ले आए। अमृत में क्या किया गया कि जो भी मेडिसिन है या इम्प्लांट है ट्रीटमेंट के लिए, वो दिया जाए हॉस्पिटल्स में, ठीक है, इन सभी डिजीज से फाइट करने के लिए। फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम हम लेकर के आए, जिसमें हमने क्या किया कि जो भी हमारे सीरियल्स हैं उसमें कोर्स ग्रेन सील, मल्टीग्रेन आटा और इन सब का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम थोड़ा बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। वाइटामिन जो है वो ऐड कर रहे हैं तेल में, दूध में, इन सभी चीज़ों में, कि इन सभी बीमारियों से लड़ने में हमें मदद मिले, जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर तरीके से पॉपुलेशन के पास पहुँचे। फिट इंडिया मूवमेंट जो है प्रोग्राम ले आए हम लोग कि भाई सभी लोग जो है सुबह उठ करके कम से कम आधे घंटे अपना जो है क्या करें, समय दें अपने हेल्थ के लिए, कोई भी एक एक्सरसाइज करें और चीज़ें बैलेंस रखें। इसके अलावा एक राष्ट्रीय आरोग्य निधि आई, ये एक फाइनेंशियल क्या था, असिस्टेंस था देने के लिए जो भी हमारे BPL के लोग हैं, ठीक है, कि उनको अगर ऐसी समस्याएं होती है NCDs वाली, तो उनको इस राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत जो है फाइनेंशियल सपोर्ट हम प्रदान करें, ठीक है। तो ये सारे जो है क्या है, एक तरह से नेशनल लेवल पे हमने अटेम्प्ट। इसके बाद अगर बात की जाए कि भाई नेशनल लेवल पे हमने देखा एफर्ट, ग्लोबल लेवल पे देखा, लेकिन और भी क्या कर सकते हैं NCDs को रोकने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी थ्रेटनिंग होते जा रही हैं। तो सबसे पहले अगर आप गौर से देखोगे तो ट्रेडिशनल फूड को यूज़ करने की ज़रूरत है। एक स्टडी की गई जिसमें ये देखा गया कि जो भी आपका मेडिटेरेनियन वाला बेल्ट है,
या जापान के जो लोग हैं उनकी आयु काफ़ी ज़्यादा दिन रहती है, ठीक है, वो काफ़ी लंबे अंतराल तक जीवित रहते हैं। और उन पे जो स्टडी की गई तो एक सबसे बड़ा फैक्टर ये देखा गया कि उन्होंने अपना जो भी ट्रेडिशनल फूड है उसको बना करके रखा अपने खान पान के स्टाइल में, ठीक है। जैसे अपने यहाँ ही चावल दाल रोटी जो अब हम लोग शुरुआत से खा रहे हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग खाते आ रहे हैं, ज्वार बाजरा तो गायब हो गया प्लेट से, लेकिन चावल दाल रोटी सब्जी ये सभी चीज़ें नॉर्मल तरीके से खाई जाएं, बर्गर पिज्जा ये जो भी वेस्टर्न फूड है उनको अगर अपने डाइट से हम दूर रखें तो भी हमारी लॉन्गेविटी काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। जो एनसीडीज हैं उनका इम्पैक्ट कम होगा, क्लियर है। इसके अलावा अर्ली डिटेक्शन अभी तक जो है संभव नहीं हो पाया अच्छे से, खास करके जो रूरल बैकग्राउंड है वहां पे। अर्ली डिटेक्शन का मतलब मेरा यहाँ पे है कि डायबिटीज तो चलो थोड़ा बहुत हम डिटेक्ट अभी कर ले रहे हैं, अपने पास जो है पैथोलॉजी सेंटर्स काफ़ी ठीक ठाक हो गए हैं, लेकिन जो और भी मेजर बीमारियां जैसे कैंसर है उसका डिटेक्शन अगर पहले स्टेज में हो जाता है तो शुरुआती स्टेज में वो कंट्रोल हो सकता है, लेकिन जैसे ही लेट वाले स्टेजेस में उसका डिटेक्शन होता है तो कोई फिर उपाय नहीं बचता है। ठीक वैसे ही जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उसमें भी जो ब्लॉकेज का लेवल है अगर आप उसको शुरुआत में डिटेक्ट कर लेते हो तो काफ़ी हद तक दवाइयों और लाइफस्टाइल में चेंजेस से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, बाद में फिर बाईपास सर्जरी ही एक ऑप्शन बचता है, ठीक है। तो अर्ली डिटेक्शन जो है इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें दोनों ही तरीके से, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ पर्सनल बढ़ाना है, ठीक है, और जो सरकारी अस्पताल है जहाँ पे कि गाँव में खास करके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पे हमें ऐसे कुछ कुछ इक्विपमेंट डालने हैं या कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस लाने हैं जिससे कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो है अर्ली डिटेक्शन संभव हो। तो ग्रास रूट लेवल पे ये एफर्ट हमारा। इसके अलावा आप देखोगे कि जो कोर्स सीरियल है, मैं अभी बात कर रहा था ज्वार बाजरा रागी, इन सभी को अपने प्लेट में फिर से शामिल करने की जरूरत है। जो हमारा खाने का प्लेट है उसमें कम से कम इनका एक मेजर क्या है वो पोर्शन हो। ये काफ़ी अच्छा होती हैं। सबसे पहले तो ये न्यूट्रिशन से भरी होती हैं, प्रोटीन अच्छा होता है। इसके अलावा ये चूंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती हैं तो इनका जो आप कह सकते हो जो डाइजेशन होता है वो थोड़ा स्लो होता है और काफ़ी हद तक ये जो है हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। तो अगर आप ये इनिशिएट कराओ, और हम कर भी रहे हैं, ठीक है, 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था, ठीक है, और मिलेट पे काफ़ी जोर दे रहा है अभी भारत। तो इससे क्या होगा कि दो तरीके से हम जो है एक टारगेट अपना अचीव करेंगे। सबसे पहले तो अपना हेल्थ हम ठीक करेंगे पॉपुलेशन का, और दूसरा हम फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करेंगे। इसके अलावा जो ड्राई वाले रीजन है वहाँ पे जो फसलें हैं क्योंकि इनकी सूटेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फार्मर की इनकम बढ़ सकती है, ठीक है। तो एक तीर से दो निशाने यहाँ पे हो सकते हैं कि हम अपने रूरल पॉपुलेशन का इनकम भी बढ़ा सकते हैं, अपने पॉपुलेशन का हेल्थ भी सही कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से आप देखोगे कि जो अवेयरनेस ड्राइव है ये काफ़ी ज़रूरत है। फिट इंडिया मूवमेंट हम ला तो दिए, लेकिन लोगों को आखिर ये समझाना बार बार ज़रूरी होगा। जो भी कॉन्फ्रेंस सेमिनार आप कुछ भी कराओ, लेकिन लोगों को ये समझाओ कि भाई हेल्थ सबसे पहले है। आप कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा जो है सुबह उठ करके अपने हेल्थ पे काम कीजिए, ठीक है। आपके सामने योगा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। योगा में काफ़ी इंडिया ने जो योगा को पॉपुलराइज किया है और लोग काफ़ी अपनाए भी हैं, काफ़ी फ़ायदा उनसे मिला है। इसके अलावा आप नॉर्मल जॉगिंग वॉकिंग इन सभी को भी अपना करके काफ़ी हद तक एनसीडीज से बच सकते हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस ड्राइव की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा सभी लोगों को कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स जो है वो करने की सलाह दी जानी चाहिए कि आप कोई भी एक आउटडोर स्पोर्ट्स जो है अपने लाइफस्टाइल में लाओ, जिससे कि आपके बॉडी में मूवमेंट रहे, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से वर्क करे और आप इन सभी एनसीडीज से बच सकें। क्लियर है? तो इस सेशन में हमने कुल मिला के ये समझा कि आखिर एनसीडीज जो हैं वो आखिर इतना विकराल रूप क्यों धारण करते जा रही हैं, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा कॉजेज देखे। टोबैको यूज़, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जो वेस्टर्न फूड है उसकी और हमारा जो है रुझान बढ़ना, तो ये सारे प्रोमिनेंट रीजन थे। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु था। हमने ये भी समझा कि आखिर गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट किया है ग्लोबल लेवल पे और नेशनल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं और आगे और क्या करने की ज़रूरत है। जीएस सेकंड में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, या हिंदी का जो आपका पेपर होता है बिहार में उसमें एक ऐसे इस पे पूछ सकता है, ठीक है। अभी ऐसे वाले पेपर में तो हमने देखा कि जनरली फिलोसफिकल ऐसे आ रहे हैं, लेकिन हिंदी वाले पेपर में पूछ सकता है, या जीएस सेकंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है
कि भाई आखिर एनसीडीज के प्रिवलेंस को कैसे रोका जाए, तो इस पे आप एक क्वेश्चन लिख सकते हो। इस सेशन में इतना ही। हमारे चैनल से बने रहिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।